जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब हमारे पास सिर्फ 3 या 4 महीने ही एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, तो इसलिए तैयारी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यदि आपका कोई भी चैप्टर वीक है और आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि उनमें एक चैप्टर होता है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, ये चैप्टर जो है अक्सर समझ में नहीं आता है। उसका जो मेन रीज़न होता है दोस्तों वो ये होता है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमें नहीं पता होता। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के क्लियर नहीं है तो दोस्तों उसे समझने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को क्लियर, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज वाइज जो भी वीडियोज़ होंगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और मैं गारंटी लेता हूं यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के जितना भी बेसिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। 10th के हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट और समझते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का जो मतलब होता है वो क्या होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है इसके अंदर 3 शब्द छुपे हुए हैं। त्रिकोणमिति के अंदर 3 शब्द छुपे हुए हैं और उन 3 शब्दों को हम क्या कहेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे त्रि का मतलब होता है दोस्तों 3, ठीक। त्रि का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों 3, और कोण का मतलब दोस्तों क्या होता है कोने। कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों कोने, या कोण भी कह सकते हो। कोणे या कोण जो होता है दोस्तों वही होता है जहां पर 2 रेखाएं एक दूसरे को आकर मिलती हैं वो कोने बन जाते हैं वहां पर, या कोण। और दोस्तों मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब होता है मापन, यानी कि हम त्रिकोणमिति के अंदर क्या करते हैं, 3 कोणों का मापन करते हैं या 3 कोणों का मापन करते हैं। यही त्रिकोणमिति होता है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब होता है दोस्तों वो क्या होता है। दोनों का मतलब दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के मतलब में। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप देखोगे ये ट्राई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब 3 होता है। और दोस्तों जो गोन होता है उसका मतलब होता है भुजा। गोन का मतलब क्या होता है भुजा। और मैट्री का मतलब दोस्तों क्या होता है, मैट्री का मतलब होता है मापन। यानी कि अगर ट्रिग्नोमेट्री आप बोल रहे हो तो उसके अंदर हो जाता है 3 भुजाओं का मापन, या 3 भुजा का जब मापन करते हैं वही ट्रिग्नोमेट्री है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे त्रिकोणमिति के अंदर जब हम हिंदी में बोलते हैं तो कोणों की बात होती है और ट्रिग्नोमेट्री में भुजा की बात होती है। यानी गोन का मतलब भुजा होता है और कोण का मतलब तो कोने या कोण ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो इनका मतलब है वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी आकृति होती है जिसके अंदर 3 कोण होते हैं। दोस्तों सिंपल बात है, जिसमें 3 भुजा और 3 कोण होते हैं ऐसी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ऐसी बंद आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज। यानी त्रिभुज जो होता है उसमें 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं और वो एक बंद या क्लोज्ड शेप होती है। यानी कि ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों वह त्रिभुज कहलाता है। अब अगर 3 भुजाएं किसी आकृति के अंदर हैं और वो बंद शेप है तो इसी तरह से बनेगी, और अगर इस तरह से बनेगी तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 कोने भी बनेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो अब हम यहाँ कहेंगे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग जो होता है दोस्तों त्रिभुजों के लिए होता है। यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। अब तो दोस्तों किसी भी प्रकार के त्रिभुज के अंदर त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर सभी प्रकार के त्रिभुजों को नहीं पढ़ना है। 11th क्लास के अंदर सभी प्रकार के त्रिभुजों पर त्रिकोणमिति को हम अप्लाई करना सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी लेनी है। यानी कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसी के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। यानी अब समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों देखेंगे जरा। समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज दोस्तों ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण दोस्तों 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बनाएंगे दोस्तों, एक कोण 90 डिग्री होता है वही समकोण कहलाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए। यदि एक कोण 90 डिग्री का है तो दोस्तों वह त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। अब इसकी जो शेप होती है दोस्तों वो किस तरह से होती है, समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से बनता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ पर जो है एक 90 डिग्री का कोण है, बाकी के 2 कोण यहाँ पर हैं। इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो वो भी इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के
तीनों कोणों को जब हम जोड़ते हैं अंतः कोणों को, तो उनका जोड़ जो होता है दोस्तों 180, तो 90 ये, बाकी के दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा, 90 और 90 दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर जो भुजाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है दोस्तों वो हो जाती है कर्ण। उसको तो हमेशा हमें क्या बोलना है, कर्ण बोलना है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा ही कर्ण रहेगी, ये आप पहला फिक्स कर दीजिए। अब उसके बाद आ जाता है दोस्तों इसमें लंब और आधार। लंब और आधार जो दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करेंगे कि एंगल जो है हम किसके सापेक्ष यहाँ पर कोण ले रहे हैं। यदि हम यहाँ पर कोण ले रहे हैं, इस वाले एंगल से हम यदि कोण को मापन कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके सामने वाला जो भी भुजा होगी दोस्तों फिर लंब होगी, यानी इसके सामने वाली भुजा दोस्तों क्या हो जाएगी, लंब। और बाकी लंब कर्ण और लंब यदि हमारे ये इस तरह से हैं, तो दोस्तों एक बच जाता है आधार। एक क्या बन जाता है दोस्तों यहाँ पर, आधार। यानी कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर लंब, आधार और कर्ण, ये तीन भुजाएं हैं, इनके तीन स्पेशल नाम कह सकते हो, इस तरह से रखे गए हैं। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे कि अगर एक त्रिभुज मैं और बनाता हूँ यहाँ पर, और त्रिभुज जो है हमारा इस तरह से है कि यहाँ पर है समकोण, समकोण के सामने वाली दोस्तों मैंने क्या बताई है, हमेशा ही कर्ण होगी, तो ये हो जाएगा कर्ण। और बाकी अगर हम अब एंगल यहाँ पर लें ऊपर की तरफ, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा, एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि इस एंगल के सामने से अगर हम देख रहे थे तो लंब ये रहेगा, क्योंकि इसी के सामने है। इसी तरह से अगर यहाँ पर हमारा एंगल है तो इसके सामने वाला फिर लंब हो जाएगा। बाकी बचेगा हमारा फिर आधार, तो आधार ये रहेगा। इस तरह से हमें यहाँ पर इनकी भुजाओं को लेना है, और ये चीज़ जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है 8.1 एक्सरसाइज के अंदर। 8.1 एक्सरसाइज जो है दोस्तों उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाएगी कि अगर हम एंगल यहाँ से ले रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा फिर लंब होगी, और कर्ण तो हमेशा 90 के सामने ही होगी, और उसके नीचे फिर आधार रहेगा। ठीक, और एंगल का मापन यदि यहाँ से है, इसके सापेक्ष एंगल लिया जा रहा है, तो इसके सामने वाला लंब होगा, और यहाँ पर दोस्तों आधार रहेगा, और 90 के सामने वाली भुजा इसके सामने वाली हमेशा ही कर्ण रहती है। ये इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रमेय की, जो कि है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और ये आपको याद करनी ही है, और याद हो भी सकती है, क्योंकि ये बहुत पहले से ही 9th और 8th के अंदर भी दोस्तों इसका यूज होता है। तो इसलिए एक बार मैं आपको अच्छे से बताता हूँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, फिर आप इसे नोट कर लेना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय जो होती है दोस्तों वो ये कहती है कि एक समकोण त्रिभुज, हमेशा ये ध्यान रखना है जो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा वो एक समकोण त्रिभुज के अंदर ही प्रयोग होगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमेशा ही पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का अगर हम वर्ग करेंगे या स्क्वायर करेंगे दोस्तों वो किसके बराबर होगा, वो आधार के स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होगा। दोस्तों ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे जो कर्ण होता है दोस्तों वो किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे लंबी भुजा होती है। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे लंबी भुजा होती है। जैसे कि ये सबसे लंबी भुजा है, उसी तरह से ये भी क्या है दोस्तों सबसे लंबी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही बात पाइथागोरस ने कही थी। तो दोस्तों ये प्रमेय आपको याद रखनी है, इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होगा। 8.1 के अंदर ही इस प्रमेय का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर के अंदर, क्योंकि यहीं से यहीं से ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो आगे की तरफ बढ़ता है। दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पर सीखा है कि समकोण त्रिभुज के अंदर लंब, आधार और कर्ण क्या होते हैं, हमें एंगल को जो है किसके सापेक्ष किस तरह से लेना है, लंब कहाँ होगा, कर्ण कहाँ होगा और आधार। उसके बाद हमने यहाँ पर सीखा कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक बातें थी। अब यहाँ से हमारी ट्रिग्नोमेट्री आगे की ओर बढ़ेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो दोस्तों क्या होती है, वो संबंध होती है। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि त्रिकोणमिति क्या है, दोस्तों त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति में दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिकोणमिति में भुजाओं और कोणों के मध्य
कोणों के मध्य संबंध को दिखाया जाता है। दोस्तों त्रिकोणमिति के अंदर जो होता है वो भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध को दर्शाया या दिखाया जाता है। यही हमारा जो होता है दोस्तों त्रिकोणमिति होता है। यानी कि अगर बात करी जाए कि त्रिकोणमिति में किस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे, तो दोस्तों त्रिकोणमिति में हम कोण और भुजाओं का साथ साथ अध्ययन करते हैं। यानी कि अगर हम ज्योमेट्री जैसे हम पढ़ते हैं, ज्योमेट्री के अंदर इस तरह से नहीं होता है कि कोण और भुजाएं दोनों का संबंध एक साथ हो। वहाँ पर कोण कोण का संबंध चलता है या भुजा भुजा का संबंध चलता है, दोनों में अलग अलग संबंध होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए त्रिकोणमिति में भुजा और कोणों के मध्य ही संबंध होता है, तभी इसी का नाम त्रिकोणमिति है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारी जो त्रिकोणमिति है दोस्तों ये स्टार्ट होती है। त्रिकोणमिति ये अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात जो है इन्हें दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो क्या हैं और कितने हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो संबंध है भुजाओं का और कर्ण, मतलब कोण के साथ भुजाओं का जो संबंध है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यहाँ पर बनता है। तो सबसे पहले मैं आपके इनको नाम बताता हूँ। तो पहला दोस्तों यहाँ पर होता है साइन, ठीक। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पर कोस। तीसरा होता है यहाँ पर दोस्तों, तीसरा यहाँ पर हो जाता है दोस्तों टेन। और फिर चौथा दोस्तों यहाँ पर होता है कोट। और पांचवा दोस्तों यहाँ पर है सेक। और छठा है दोस्तों यहाँ पर कोसेक। इस तरह से यहाँ पर इनके नाम आपको याद रखने हैं। यानी कि ये नामकरण जो किया गया है दोस्तों, किसी व्यक्ति द्वारा इनका एक विशेष नामकरण किया गया है। जिस तरह से आपका घर में किसी ने नाम रखा है, आपके मम्मी पापा ने इस तरह से आपका नाम रखा है, उसी तरह से यहाँ पर इनका नाम रखा गया है। इनके पीछे का कोई खास लॉजिक नहीं है कि साइन थीटा को हम साइन ही क्यों बोलते हैं, कोस को कोस ही क्यों बोलते हैं। जिस तरह से आपका कोई नाम है, आपको जिस नाम से पुकारा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर साइन जो है वो एक विशेष अनुपात को दिखाता है। इसी तरह से कोस एक विशेष अनुपात को दिखाएगा, टेन एक विशेष प्रकार के अनुपात को दिखाएगा। वही हमारा जो है इनमें यहाँ पर संबंध बनेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ पहले वाले कोण के, मतलब पहले वाले ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं थीटा मान लो यहाँ पर ले लेता हूँ। दोस्तों आप ये ध्यान रखेंगे कि जो थीटा होता है एक विशेष कंडीशन के अंदर कोण को प्रदर्शित करता है। थीटा एक विशेष कंडीशन के अंदर कोण को प्रदर्शित करता है। यदि आप साइन के साथ में थीटा, कोस के साथ में थीटा अगर लगा हुआ देखते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह से समझना है कि वो एक पर्टिकुलर एंगल की बात यहाँ पर हो रही है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि 30 डिग्री है तो थीटा का मान 30 हो जाएगा। मैं कहूँ 60 डिग्री है, या ये वाला जो कोण है 60 डिग्री है, तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा। इस तरह से थीटा जो है एक विशेष कोण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आप सब जगह थीटा लगा लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर थीटा लिया है, ठीक है। तो थीटा सब जगह लगा लेंगे दोस्तों। अब अगर यहाँ पर सब जगह थीटा लगा लेते हैं तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें संबंध किस प्रकार है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आ जाता है साइन थीटा। और साइन थीटा जो होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है, मैं एक बार यहाँ पर आप सबको लिख कर दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसका बहुत ही आसान तरीके से एक ट्रिक बताऊँगा, उससे आप इन्हें आसानी से याद कर पाएंगे। दोस्तों जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण का अनुपात जो होता है, लंब बटे कर्ण जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। लंब बटे कर्ण जो हो जाएगा दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर। दोस्तों मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि जिससे कि ये थोड़ा स्पष्ट समझ में आए। लंब बटे कर्ण मैंने इस तरह से लिखा है, बटे के चिन्ह को इस तरह से हमने यूज़ किया है अपॉन को, ठीक है। और उसके बाद कोस थीटा की जब बात करते हैं तो ये होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण। ये किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के बराबर, ठीक। उसके बाद टेन थीटा जो होता है दोस्तों ये होता है लंब बटे आधार के बराबर, लंब बटे आधार के बराबर ये होता है। उसके बाद कोट थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों, अब कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा दोस्तों ये होते हैं क्रम से टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के उल्टे। यानी कि कोट थीटा जो होता है वो दोस्तों टेन थीटा का उल्टा होता है। तो इसे इधर से लिखेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि कोट थीटा का जो है वो टेन थीटा का उल्टा है, तो ये इधर से लिखा जाएगा, आधार पहले लिखेंगे, लंब बाद में लिखेंगे। जो सेक थीटा होता है दोस्तों वो कोस थीटा का उल्टा होता है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, कर्ण को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे जो लिखा जाएगा दोस्तों आधार लिखा जाएगा।
और उसके बाद जो कोसेक थीटा होता है दोस्तों वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए कर्ण जो है वो ऊपर लिखा जाएगा और लंब जो है वो नीचे की ओर लिखना है। इस तरह से ये जो है दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ये जो अनुपात बनता है दोस्तों, जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर, लंब बटे कर्ण के बराबर। साइन थीटा लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण के बराबर होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार के बराबर हो जाएगा, कोट थीटा आधार बटे लंब के बराबर होगा, सेक थीटा दोस्तों ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार के बराबर, और कोसेक थीटा दोस्तों किसके बराबर होगा, कर्ण बटे लंब के बराबर। इस तरह से ये आपको याद रखनी है दोस्तों। अगर याद करने में इन्हें समस्या है तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, आप इन्हें बहुत आसानी से याद रख पाएंगे दोस्तों। जो ट्रिक होती है वो होती है दोस्तों यहाँ पर लाल बटे कक्का, ये आपको याद रखना है, बस इसकी ये ट्रिक हो जाएगी। इस तरह से आप इन्हें याद रख पाएंगे दोस्तों। ये बहुत आसान ट्रिक है, अगर आप इस ट्रिक से इन्हें याद रख सकते हो तो इन्हें ट्रिक से आपको याद रखना है। लाल यहाँ पर किस तरह से आप याद रखोगे कि जो ल से जो L है वो लंब को दिखाएगा और जो A है वो आधार को दिखाएगा, उसी तरह से जो K है दोस्तों वो कर्ण को दिखाएगा। सब जगह बस इसी तरह से तीन ही अक्षर यहाँ पर हैं, उन्हें ही आपको याद रखना है। सब जगह L का मतलब लंब है और A की जगह पर आधार है और K की जगह पर दोस्तों कर्ण है। जैसे कि आप पहला वाला देखेंगे लंब बटे कर्ण बनेगा। लंब बटे कर्ण दोस्तों किसके बराबर था, तो साइन थीटा के बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। फिर उसके बाद ये बनेगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किसके बराबर था दोस्तों, ये कोस थीटा के बराबर। आपको इसी क्रम में आपको बस इन्हें याद कर लेना है। ये है तीसरा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार दोस्तों टेन थीटा के बराबर है। अब जब हम इसके उल्टे की बात करते हैं तो उल्टे में हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे कि कोट थीटा है तो इसे पलट देंगे, कक्का बटे लाल हो जाएगा फिर ये, है ना। तो कक्का बटे लाल होगा तो आधार बटे लंब दोस्तों किसके बराबर, आधार बटे लंब कोट थीटा के बराबर। कर्ण बटे आधार किसके बराबर, कर्ण बटे आधार सेक थीटा के बराबर, और कर्ण बटे लंब किसके बराबर, कोसेक थीटा के बराबर। ये दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और इसी तरह से अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है दोस्तों, पहली एक्सरसाइज जो है वो इतने ही जो मैंने आपको अभी बताया है, इससे हमारी पहली वाली एक्सरसाइज कंप्लीट आराम से हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर और थोड़ी सी एक बात बताने वाला हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, और इस वीडियो को दोस्तों अभी ख़त्म करेंगे, मतलब आज के लिए इतना ही रहेगा। और फिर इसके बाद जो है दोस्तों पहली एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने के बाद सेकंड एक्सरसाइज में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो मैं एक्सरसाइज के साथ ही आपको अब आगे बताता चलूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें भी दोस्तों संबंध होता है कि साइन थीटा बराबर किसके होता है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के। ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। इंपॉर्टेंट है, मतलब साइन थीटा का ये उल्टा लिखा हुआ है। साइन थीटा का व्युत्क्रम अगर करेंगे तो 1 कोसेक थीटा आएगा। आप इस चीज़ को यहाँ से मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा होगा, तो दोस्तों इस तरह से जो वैल्यू आनी चाहिए वो किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के बराबर आनी चाहिए। यानी अगर मैं साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू लेता हूँ तो किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के बराबर। तो साइन थीटा दोस्तों किसके बराबर है, लंब बटे कर्ण के बराबर। आप देखेंगे लंब बटे कर्ण के बराबर। और कोसेक थीटा दोस्तों किसके बराबर बताया है, कर्ण बटे लंब के बराबर। कर्ण बटे लंब के बराबर, तो लंब से लंब कटेगा, कर्ण से कर्ण कटेगा, तो दोस्तों किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि साइन थीटा जो है दोस्तों कोसेक थीटा का उल्टा हो जाता है, यानी एक दूसरे के भी दोस्तों रेसिप्रोकल होते हैं या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये आपको इस तरह से यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर अगला लिखेंगे। अगला दोस्तों क्या होता है, अगला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कोस थीटा। कोस थीटा दोस्तों किसके बराबर होता है, तो ये होता है दोस्तों 1 सेक थीटा के बराबर। ठीक, और तीसरा है दोस्तों यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों टेन थीटा। टेन थीटा जो है दोस्तों ये किसके बराबर है, टेन थीटा होता है 1 कोट थीटा के बराबर। और ये दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला कहेंगे उसे हम, कि फॉर्मूला जो है दोस्तों वो होता है टेन थीटा बराबर, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। बस ये आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है और आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, क्योंकि जितना भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये मोर देन सफिशेंट है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कम भी नहीं करना है। इतना तो हमें दोस्तों कंपलसरी करना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, तो दोस्तों इतना आपको ज़रूर नोट करना चाहिए, इसके नोट्स बनाने चाहिए और दोस्तों 1-2 बार अच्छे से रिवाइज़ करना चाहिए। और
फिर जब हम पहली एक्सरसाइज 8.1 करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ यदि आप इतना अच्छे से कर लेते हो तो आपको 8.1 में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक क्वेश्चन उसका बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम जब 8.2 पर जाएंगे तो दोस्तों 8.2 पर जाने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चाहिए, जहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर हमें इन जितने भी त्रिकोणमितीय हमने रेशोज यहाँ पर देखे हैं इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो एक टेबल है, वो भी मैं आपको बनानी सिखा दूंगा बहुत ही आसान तरीके। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं हम कल 8.1 एक्सरसाइज के साथ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, वो आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।